नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश की राजनीति में ईमानदारी एक दुर्लभ वस्तु है। ऐसे में जब ईमानदार राजनीति के दावों के साथ कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब उसी पार्टी की सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज हम दिल्ली की केजरीवाल सरकार के एक मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का डीएनए टेस्ट करेंगे और इन मंत्री महोदय का नाम है सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री हैं। आयकर विभाग की जांच में सत्येंद्र जैन पर यह आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को हवाला कारोबारियों की मदद से सफेद किया है। हमने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया है और हमारी ये इन्वेस्टिगेशन आयकर विभाग के दस्तावेजों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये खबरों की एक सीरीज है। हमने भ्रष्टाचार के इस मामले की जड़ तक जाने के लिए सैकड़ों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है और हमारी टीम ने दिन रात इस केस पर मेहनत की है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या सत्येंद्र जैन ने वाकई दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। क्या उन्होंने काले धन को सफेद किया है? क्या कोलकाता के हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन के इशारों पर काले धन को सफेद कर रहे थे? ये बातें आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता को पता होनी चाहिए। ये आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के उसूलों और आदर्शों से जुड़ी खबर है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर के दिमागी बुखार का इलाज करेंगे। कल हमने आपको यह जानकारी दी थी कि पत्थरबाजों की फौज को भड़काने के लिए अलगाववादी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और इन लोगों का असली निशाना है जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव। हमने इस खबर का फॉलोअप किया तो आज हमें कई अहम जानकारियां मिली। अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को हर वक्त तैयार रहने के लिए कहा है। हमारे पास अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का एक वीडियो आया है जो 5 मिनट 50 सेकंड का है। इस वीडियो में गिलानी ने आम लोगों को भड़काने वाली बातें कही हैं। आपत्तिजनक बातों की वजह से हम आपको ये पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इसके कुछ अंश आपको जरूर सुनवाएंगे। इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है और वो कौन से लोग हैं जिनसे इस राज्य की शांति देखी नहीं जाती। ये विश्लेषण आज आपकी आंखें खोल देगा। और अगर हम आपसे कहें कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास अब जरूरत से ज्यादा बिजली है और भारत पहली बार बिजली का नेट एक्सपोर्टर बन गया है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात 100% सच है। भारत अब दूसरे देशों को बिजली एक्सपोर्ट करने लगा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपके घर में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आती? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। इसका जवाब हम आपको आज देंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लोकसभा ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े 4 अहम बिल को पास कर दिया है। आज विपक्षी कई सांसदों ने इस बिल से जुड़े कुछ संशोधनों को सदन में रखा, लेकिन लोकसभा ने वोटिंग के जरिए इसे नामंजूर कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे टैक्स टेररिज्म का खात्मा होगा और इस पर सभी फैसले जीएसटी काउंसिल की सहमति से होंगे। पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी। कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है केवल उसकी व्यवस्था की जाती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार 2010 में ही जीएसटी लागू करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उसे रोककर 10 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया। And just imagine the loss to the country, to the people, in our political gamble. We do not see the interest of the people. We don't connect ourselves to the people. केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का ऐलान किया है। सरकारी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो आम आदमी पार्टी से विज्ञापन पर खर्च हुए 97 करोड़ रुपए की वसूली करें। उपराज्यपाल ने कहा है कि 30 दिन के भीतर एएपी से इस रकम की वसूली की जाए। आरोप था कि विज्ञापन में सरकार के काम को झाड़ू के निशान और सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम का इस्तेमाल कर पार्टी की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया गया। साथ में दिल्ली के बाहर भी विज्ञापन पर खर्च किया गया।
सूर्य नमस्कार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से विवाद शुरू हो गया है। आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार को नमाज का मिलता जुलता स्वरूप बताया है। योग गुरु रामदेव के साथ लखनऊ में योग सम्मेलन में शामिल हुए आदित्यनाथ ने कहा कि योग की कुछ क्रियाएं नमाज जैसी हैं। योगी ने ये भी कहा कि 2014 से पहले लोग योग को सांप्रदायिक मानते थे। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह सीएम को सूर्य नमस्कार और नमाज में समानता दिख रही है, उसी तरह वो लोगों का भी सम्मान करेंगे। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने कुर्सी पर बैठने के बाद में जब इन पद्धतियों का सम्मान करना शुरू किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। वहीं सीपीएम ने कहा है कि सभी सीएम योगी का बीता हुआ कल और उनकी छवि अच्छी तरह जानते हैं। All of us know his past, we know his reputation, and we know his record. So this is nothing surprising. योगी के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। उनके अपनी सोच और उनका अपना विचार है। वैसे तो सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य की पूजा अर्चना है, और नमाज जो है वो ईश्वर की इबादत है, जो एक्सरसाइज के साथ साथ इबादत मानी जाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग साधु संतों को भीख तक नहीं देते, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें सीएम बना दिया। ये लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया। 5 कालिदास मार्ग में योग गुरु रामदेव मुख्यमंत्री के मेहमान बने। सीएम ने शाम को अपने आवास पर फलाहार का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बीजेपी के मंत्री, विधायक और चुनाव प्रबंधन से जुड़े पार्टी नेता शामिल थे। इस मौके पर सीएम ने यूपी विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज 3 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इस फैसले से 20,000 डीलर्स पर असर पड़ेगा। ऑटो कंपनियों के पास करीब 8,24,000 BS3 मानक वाली गाड़ियां स्टॉक में पड़ी हैं। कंपनियों ने ये स्टॉक निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। तो आज के आदेश में कोर्ट ने ये कहा है कि जहां कंपनियों को पता था कि BS4 पहली अप्रैल से आ रहा है, मगर तभी भी उनने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बना के रखे, यही उम्मीद करके कि वो अगले 6-8 महीने तक बेच सकेंगे। और कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो गाड़ियां इंडिया में नहीं बिकेंगी, किसी भी जगह नहीं बिकेंगी इंडिया में। कोर्ट के फैसले पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने निराशा जताई है। सरकार भी ऑटो कंपनियों के पक्ष में थी, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। 1 अप्रैल से BS4 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। 2010 में उत्सर्जन मानक के तौर पर BS3 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 3 पत्थरबाजों की मौत के विरोध में बुलाए गए अलगाववादियों के बंद के दौरान घाटी में ट्रेन नहीं चली। श्रीनगर में बाजार बंद रहे और आज होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा को भी टाल दिया गया। पत्थरबाजों की मौत की जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने पाकिस्तान पर पत्थरबाजों की मदद का आरोप लगाया। का मामला किसी के बयान से नहीं, पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के उस्कावे पे हो रहा है। हम किसी भी सेना के अधिकारी से लेके सेना तक किसी का भी मनोबल हम कम नहीं करेंगे। वो ऊंचे मनोबल से काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवानों से हथियार छीनने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और पुलिस फोर्स से कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यूपी के सहारनपुर की रहने वाली शगुफ्ता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 3 तलाक पर रोक लगाने की मांग की है। शगुफ्ता को उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया था। 2 बेटियों की मां शगुफ्ता का आरोप है कि उसका पति तीसरी बार गर्भवती होने पर उसके ऊपर अबॉर्शन का दबाव बना रहा था। 5 साल शादी को हो गए, 2 लड़कियां मेरे पास, एक 1.5 साल की, एक 4 साल की। तीसरा बच्चा था, तीसरा महीना लग रहा था, तो उन्हें लड़के की चाहत थी। तो मैंने यहाँ थाने में रिपोर्ट दिया 23 इन्होंने कोई भी मेरी सुनाई कार्रवाई कुछ नहीं सुनी। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने शगुफ्ता के पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक से जुड़ी सुनवाई चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक पर रोक लगाना कुरान के खिलाफ है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद के दावेदारों में नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव आता भी है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे।
राष्ट्रपति पद के लिए मोहन भागवत के नाम की अटकलें कल शिवसेना नेता संजय राउत के बयान के बाद से लगाई जा रही थी। संजय राउत ने कहा था कि मोहन भागवत राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर विकल्प है। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में वो जानकार हो, ऐसे अगर कोई व्यक्ति सामने आते, लेकिन हमने सुना है कि मोहन राव भागवत जी का नाम चल रहा है। अगर मोहन राव भागवत जी का नाम चल रहा है तो मुझे लगता है ठीक चल रहा है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इसी साल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे समेत बीजेपी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी इस लिस्ट में हैं। कई चीफ मिनिस्टर्स का नाम है जो क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, इसीलिए 3-3 बार सरकारें बनी हैं। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमाम गोवा से लेके कहाँ। तो ऐसे में चूंकि योगी आदित्यनाथ जी का नाम अभी बिल्कुल नया है। बीजेपी ने 31 मार्च तक सभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनल करने का ऐलान किया है। दिल्ली से सटे नोएडा में केन्या की रहने वाली एक लड़की से मारपीट की गई। लड़की के मुताबिक कुछ लोगों ने उसे कैब से उतारकर पीटा और बदसलूकी की। नोएडा के निजी अस्पताल में इलाज के बाद लड़की को छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये कानून व्यवस्था का विषय है और इस विषय के अंदर जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इस विषय में किसी भी तरह के हमले की या किसी तरह की इस तरह की कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो भी दोषी हो जांच के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए। 27 मार्च को ग्रेटर नोएडा के मॉल में नाइजीरियन लड़कों से मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मॉल में घूम रहे लड़कों पर कई लोगों ने हमला किया था। यूपी पुलिस ने अफ्रीकी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। अभी तक कोई कंप्लेंट हमें नहीं दी गई है, यद्यपि हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार पीड़िता के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द उनसे कंप्लेंट लेकर जल्दी से जल्दी उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनके द्वारा ये मिसचिफ प्ले किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 25 मार्च को ग्रेटर नोएडा में मनीष खारी नाम के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद नाइजीरियन युवकों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया गया था। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज की खबरों पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों में तनाव और कश्मीर में मौजूदा माहौल को देखते हुए फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। आज की हालत में भारत और पाकिस्तान में मैच होना ये आज की हालत में संभव लगता नहीं है और उस पर गृह मंत्रालय आदरणीय गृह मंत्री जी विचार करेंगे भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज इतने अच्छे हालात नहीं है। कश्मीर को देखते हुए मानसिकता नहीं हो सकती है। इससे पहले खबर आई थी कि बीसीसीआई ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज की इजाजत मांगी थी। जिसके दिमाग में आज भी भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का कीड़ा आ रहा है ना, ऐसे कीड़े मकोड़े अगर देश में हमारे हैं उसको कुचल देना चाहिए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने इस बात से इनकार किया है कि उसने गृह मंत्रालय को भारत पाकिस्तान सीरीज के लिए चिट्ठी लिखी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 में हुए सिख दंगों के 5 मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया। इन मामलों को 1986 में बंद कर दिया गया था। अदालत ने माना है कि इन मामलों में किसी भी चश्मदीद से पूछताछ नहीं की गई थी, इसीलिए इन्हें दोबारा खोला जाना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत बाकी आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि इस मामले की जांच दोबारा क्यों न शुरू की जाए।